नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में। अब तक हम ज्योग्राफी में यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड बना चुके हैं। उसके बाद हमने सोलर सिस्टम बनाया था और सबसे पहले लेक्चर में हमने ज्योग्राफी का मतलब समझा था। अब जब ब्रह्मांड बना चुके हैं, सोलर सिस्टम बना चुके हैं, तो सोलर सिस्टम का एक छोटा सा प्लेनेट जो है अपना पृथ्वी, उसके बारे में भी समझेंगे। तो सबसे पहले इस लेक्चर में पृथ्वी कैसे बनी ये जानेंगे। उसके बाद में जो पृथ्वी है उसके अंदर आंतरिक संरचना क्या है ये जानेंगे। पृथ्वी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं जानेंगे। अंत में हम एक एनिमेशन से उस आंतरिक संरचना को दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे और लास्ट में चलते चलते इस सब कुछ को रिवाइज कर लेंगे। तो इस तरीके का आज का लेक्चर डिजाइन रहेगा। तो मैं बात कर रहा हूँ पृथ्वी के बारे में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सूर्य एक तारा है। तारे का मतलब होता है स्वयं का प्रकाश। स्वयं का प्रकाश जो आता है वो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से आता है और उस सूर्य से टूटकर एक प्लेनेट बना अपना पृथ्वी वाला। अपना प्लेनेट पृथ्वी ही नहीं, बाकी जितने भी 8 ग्रह हैं वो सभी सूर्य से टूटकर निकले हुए हैं। तो उनमें से अपना प्लेनेट यानी पृथ्वी जो है अपने तीसरे नंबर पे आता है। तीसरे नंबर वाला जिसका आज के समय पे रंग जो है वो नीला है। लेकिन शुरुआत में पृथ्वी का रंग नीला नहीं था। शुरुआत में सूर्य से टूटकर अलग हुई है तो उस समय पृथ्वी आग का गोला थी, यानी पृथ्वी का जो रंग था बिल्कुल लाल था। उस पे लावा ही लावा, मैग्मा ही मैग्मा था चारों तरफ। उस पे कोई जीवन की संभावना ही नहीं थी। धीरे धीरे उस लावा में से गैस क्लाउड डस्ट निकलता गया और धीरे धीरे क्लाउड बनते गए, बादल बनते गए। बादल बनने के बाद में बारिश होने लगी। बारिश होने के बाद में वो लावा धीरे धीरे ठंडा होने लगा। तो पृथ्वी पर एक दो हिस्से बन गए। एक हिस्सा जहाँ पे पूरा पूरा पानी भर गया, जो मैंने बताया था पैंथालासा, और एक हिस्सा जहाँ पे पानी नहीं रहा, स्थल वाला हिस्सा, उसे मैंने पैंजिया नाम दिया था। तो पृथ्वी जो है शुरुआत में आग का गोला थी, बाद में बारिश होने के बाद में ठंडी होती गई। तो अब ये पृथ्वी बनी कैसी, इस बात पे बहुत सारे संशय हैं। एक्चुअली में हम तो आज के समय से ही बात कर रहे हैं, इस बारे में भी ज्यादा पुराने समय से सोचना भी शुरू नहीं किया है। पिछले 300-400 सालों से ही बात चल रही है। शुरुआत में तो पृथ्वी को फ्लैट मानते थे, समतल मानते थे। उसके बाद में माना हाँ कि पृथ्वी गोल है। बाकी धीरे धीरे साइंस विकसित होता जा रहा है। अभी तक पृथ्वी बनने का पूर्ण रूप से कारण नहीं मिल पाया है, लेकिन जो सिद्धांत आज के समय आज के साइंस के अनुसार उसे फिक्स या फिट बैठा देते हैं, उन्हें मान लेते हैं। तो उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया था कि ये सूर्य है। सूर्य का घूमते घूमते उसमें से कुछ पदार्थ बिखर करके अलग हो गया था 8 ग्रहों वाला, और वो पदार्थ जैसे ही बिखरा तो बाहर की साइड में चक्कर लगाने शुरू कर दिए। तो इस तरीके से 8 ग्रह बन गए थे सूर्य के चारों तरफ। ये नॉर्मली सबसे ज्यादा माना जाता है। मैं वैज्ञानिकों के नाम बता देता हूँ कुछ एक। जैसे कि ओरिजिन ऑफ अर्थ में एक इमैनुअल कांत नाम के एक वैज्ञानिक थे। इमैनुअल कांत, एमएल, ठीक है, ये इनका नाम था इमैनुअल कांत। इन्होंने पहली बार कहा था, लेकिन इनके सिद्धांत को माना नहीं जाता है। उसके बाद में आए थे नेबुलर की थ्योरी। नेबुलर थ्योरी जो लाप्लास नामक एक वैज्ञानिक ने दी थी। ये सिद्धांत आज के समय पे सही माना जाता है, जो कि मैंने अभी बताया है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य से टूटकर अलग हुआ है। तो ये सिद्धांत ही माना जाता है नेबुलर का लाप्लास सिद्धांत। ये याद रख लेना कि ओरिजिन ऑफ अर्थ का जो सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत माना जाता है वो आज के समय पे फिट बैठ रहा है, जो आज के साइंस के हिसाब से फिट बैठ रहा है। हो सकता है आगे आने वाले समय पे साइंस चेंज हो जाए, हमें और सही चीजें पता चल जाए, लेकिन आप याद रखना आज के समय पे नेबुलर थ्योरी ऑफ लाप्लास सही मानी जाती है। पृथ्वी के बारे में जैसे हम बात कर रहे हैं, तो पहले मैंने बताया था कि पृथ्वी का आकार जो है गोलाकार, एक्चुअली में पूर्ण गोलाकार नहीं है, नारंगी के समान है, या जिसे बोला जाता है लध्वच गोलाकार। इसे जियोड बोला जाता है, इंग्लिश में जियोड। यानी ये चपड़ी है, इस साइड में थोड़ा सा इसका चौड़ापन ज्यादा है और ऊपर से नीचे इसकी जो मोटाई है वो कम है। यानी इस साइड में ये त्रिज्या निकालेंगे तो करीब करीब 32-33 मीटर ज्यादा हो जाती है इसकी। तो याद रखना नारंगी के समान है, इसमें ज्यादा गहराई वाली बात नहीं होती है। पृथ्वी की त्रिज्या जो होती है वो 6400 किलोमीटर के आसपास मापी जाती है। वैसे तो 6374 कुछ ऐसा है, लेकिन आप 6400 किलोमीटर याद रख लेना। त्रिज्या का मतलब पृथ्वी के केंद्र से और पृथ्वी की सतह तक। केंद्र कहाँ होगा? अफ्रीका में होगा क्या? नहीं, केंद्र जो होगा पृथ्वी के अंदर की भाग में होगा। पृथ्वी 3D है, याद रखना। पृथ्वी जो ग्लोब के जैसे मैंने बताई थी, उसमें अंदर जाने पे केंद्र होगा। 6400 किलोमीटर अंदर जाने पे पृथ्वी का केंद्र निकलेगा। तो ये पृथ्वी जो है लध्वच गोलाव है, यानी जियोइड है। इसके चारों तरफ एक उपग्रह सैटेलाइट चक्र लगाता है। अब ये चंद्रमा कैसे बना, ये सेम टू सेम वही प्रक्रिया मैं जो बता रहा हूँ ब्रह्मांड से सेम ऐसे ही चलती जा रही है। एक पदार्थ से टूट के दूसरा पदार्थ चलता जा रहा है। अब अपनी पृथ्वी घूम रही थी तो पृथ्वी पर आके एक दूसरा एस्टेरॉयड, जिसे आप बोल सकते हो उल्का पिंड, आके टकराया बहुत बड़ा। अब जैसे ही टकराएगा तो पृथ्वी का कुछ हिस्सा टूट गया और घूम तो रही थी, घूमते घूमते वो जो हिस्सा टूट गया वो बाहर की साइड में बिखर गया, और बाहर जाने पर वो गुरुत्वाकर्षण बल ने काम किया और एक साथ में इधर की साइड में इकट्ठा हो गया और ये अपना चारों तरफ घूमने लग गया। तो ये मतलब ऐसे ही चलता रहता है घूमने वाली प्रोसेस जो है। जैसे चंद्रमा, सूर्य से टूट के अपनी पृथ्वी बनी, पृथ्वी से टूट के अपना चंद्रमा बन गया। तो ये अपना चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ चक्र लगा रहता है। ये अपना 28 दिन में चक्र लगाता है। पृथ्वी अपनी दूरी पे
24 घंटे में घूमती है। पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करती है वो 365 दिन में करती है। बाकी कुछ वैज्ञानिकों के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक सवाल आया था, गुरुजी आपने बताया कि पृथ्वी जो गोल है उसके बारे में आपने बता दिया, गैलीलियो ने भी बोला है, उसके बाद में मैंने बता दिया कि कोपरनिकस ने भी बोला है। तो देखो एक्चुअली कहानी ऐसी है कि पुराने समय से ही जब यूनानी, मैंने आपको यूनान और रोम सभ्यता बताई है, अपनी भारत में भी इस बारे में सोचा जाता था। इसे उधर की साइड में एस्ट्रोलॉजी, हाँ उनकी ग्रीक भाषा में और लैटिन भाषा में एस्ट्रोलॉजी नाम दिया जाता है, और अपनी इंडियन भाषा में इसे खगोल शास्त्र के नाम से जाना जाता है। खगोल शास्त्र अपने इंडिया में उसे खगोल शास्त्र के नाम से जाना जाता है। तो पुराने समय पे अपने इंडिया वालों ने भी इसके बारे में बोला था और यूरोप वालों ने भी बोला था, लेकिन अपने इंडिया वालों के बारे में हम बीच में भूल गए थे, क्योंकि बीच में हमारा 800 1000 साल के आसपास में गुलामी का जो पीरियड रहा था, उस समय तक सारी किताबें नष्ट कर दी गई थी और हमारा सब कुछ भुला दिया गया था। तो अपने वाले को तो मान्य नहीं किया जाता है, बाकी अपने वैज्ञानिकों ने ज्यादातर सिद्धांत उनसे पहले दे दिए थे। मैं एक लेक्चर में इंडिया के वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ाऊंगा, जो जो इंडिया के प्राचीन वैज्ञानिक, जिन्होंने यूरोप वालों ने डिस्कवरी करने से पहले अपने इंडिया में डिस्कवर कर लिया था, लेकिन उन्हें वो हक नहीं दिया जाता, उसका अधिकार नहीं दिया जाता, क्योंकि उनकी जो डिस्कवरी थी उसको बड़े लेवल पे प्रकाशित नहीं किया जा सका। तो वो यूरोप वाले उस चीज का श्रेय ले चुके हैं। तो मैं वैज्ञानिकों के नाम बता रहा हूँ, याद रखना। आज के समय पे सौरमंडल का जनक जो है वो कोपरनिकस को माना जाता है। गैलीलियो ने कहा था कि पृथ्वी जो है वो गोल है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्र लगाती है। गैलीलियो ने कोपरनिकस से 100 साल बाद में कहा था, लेकिन फेमस गैलीलियो हुआ था। कोपरनिकस एक तो पोलैंड का था और पोलैंड की एक चर्च में काम करता था। चर्च के अंदर ही अपनी रिसर्च को लिखता रहता था और वहीं पे रख देता था। उसकी जो रिसर्च थी वो बाद में फेमस हुई थी, बाद में पता चला था। ओरिजिनली बोलने की अगर बात की जाए तो सबसे पहले गैलीलियो ने कहा था, जिसके कारण उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। लेकिन जब बाद में पूरा पूरा रिसर्च किया गया तो निकला कि 100 साल पहले कोपरनिकस नाम का व्यक्ति भी बता चुका है इस बात को। तो अब इसलिए सौरमंडल का जनक जो है वो कोपरनिकस को माना जाता है। बाकी सबसे पहले अगर बात की जाए तो पाइथागोरस नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने भी अपने इस सौरमंडल के बारे में बात कही थी। तो सबसे पहले हुए थे पाइथागोरस, उसके बाद में अरस्तु। पर ओरिजिनली सही ढंग से और व्यवस्थित ढंग से प्रयोगों से, एक्सपेरिमेंट से अगर कोई काम किया है तो कोपरनिकस ने और गैलीलियो ने किया था। अब सौरमंडल का जो अधिकार दिया जाएगा कि किसने खोज की, तो वो अपने कोपरनिकस को, क्योंकि 100 गैलीलियो से 100 वर्ष पहले था, लेकिन वो अपने लेख वगैरह प्रकाशित नहीं कर पाए थे। इस तरीके से मैंने बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं। आर्किमिडीज नाम आपने सुना होगा, एराटोस्थेनीज, टॉलमी, मैगस्थनीज ने भी, जब भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, तब सेल्यूकस ने अपने दूत को, राजदूत को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में। तो मैगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, तो उसमें भी उन्होंने वर्णन किया था कि भारत के जो ब्राह्मण हैं वो इस बात को मानते हैं कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्र लगाती है, लेकिन उन बातों को श्रेय नहीं दिया जाता है सारी जगह। तो मैगस्थनीज ने भी बोला था। बरामिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, इन्होंने भी अपने इसके यानी खगोल शास्त्र के बारे में बहुत सारी रचनाएं की थी। तो ये इनका ज्यादा नाम नहीं आता, आपको याद रखना है कोपरनिकस नाम। इन्होंने सौरमंडल का आधुनिक समय में विद एक्सपेरिमेंट प्रयोग करके बताया था, तो वो थे कोपरनिकस। इसलिए सौरमंडल का जनक किसे माना जाता है? कोपरनिकस को। बाकी ये अपना ग्लोब आप देख रहे हैं इस तरीके से, वैसे तो व्रत है लेकिन 3D मानने के लिए बोला था मैंने आपको पहले ही लेक्चर में, तो इसे 3D मान लीजिए। ये जो गोल ग्लोब है ये 3D है और ये 2D यानी अपना समतल पे बना हुआ है, लेकिन इसे 3D मान के चलिए। जब मैं बोल रहा था कि पृथ्वी का जो केंद्र है वो यहाँ अफ्रीका के पास में नहीं है, अफ्रीका तो ये रहा, पृथ्वी का केंद्र इस गेंद में अंदर छेद करने पर, बीचों बीच में जाने पर वो केंद्र मिलेगा। वो आप समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से, 3D वाली बात चल रही है। तो पृथ्वी पर 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर स्थल है। तो ये तो आपने बहुत बार पढ़ा ही होगा। बाकी चंद्रमा के बारे में याद रखना कि चंद्रमा का जो भार है वो पृथ्वी से 1/81वां भाग है, यानी पृथ्वी की तुलना में 1/81वां भाग है। तो पृथ्वी का जितना द्रव्यमान है उसमें 81 का भाग देंगे जो चंद्रमा के भार के बराबर आएगा, तो इसलिए वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल भी कम होगा। तो वो पृथ्वी का 1/6 वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अब ये मैंने तो आपको ओरिजिन के बारे में बता दिया, पृथ्वी कैसे बनी। नॉर्मली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन हुआ? नेबुलर थ्योरी ऑफ लाप्लास। लाप्लास की नेबुलर थ्योरी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई। बाकी मैंने ये बताया था सौरमंडल की खोज किसने की, तो उसमें कोपरनिकस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, जो कि इस लेक्चर का मेन टॉपिक है। कहानी इस तरीके से है कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6400 किलोमीटर है, यानी जो मैंने ग्लोब दिखाया उसमें अगर हम अंदर तक जाने लगे तो 6400 किलोमीटर अंदर जा सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं
तो वहाँ पे तापमान बढ़ता जाता है। एक 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। अब मैं बोलूँ कि 3200 मीटर जाने पे कितना बढ़ जाएगा, तो 3200 मीटर जाने पे 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, यानी 3 किलोमीटर के आसपास जाने पे ही 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। अब हम 100 डिग्री सेल्सियस या 3200 मीटर, अब हम 3200 मीटर तक खुदाई करें और वहां जाके रिसर्च करने की कोशिश करें कि आंतरिक भाग में क्या है, क्या कर पाएंगे, क्योंकि तापमान वहां हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, तो मनुष्य तो वहां जीवित नहीं रह सकता। अपनी पृथ्वी पर त्रिज्या तो मैंने बता दी 6400 किलोमीटर। अब तक का सबसे गहरा जो गड्ढा है वो ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर का है, वो भी दक्षिणी अफ्रीका में बहुत सारी हीरे की खान है, सोने की खान है, उनमें कर दिया गया है खनिजों के निकालने के लिए। बाकी उस 5 किलोमीटर पे जाने पे तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है। पृथ्वी के अंदर 1 किलोमीटर जाने पर ही तापमान आप सहन नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा तापमान हो जाता है। तो अब पृथ्वी के आंतरिक भाग का कैसा पता चले, तो इसके 2-3 तरीके अलग अलग होते हैं। एक तरीका ये होता है कि पृथ्वी के अंदर से जो लावा निकल रहा है ज्वालामुखियों के द्वारा, उसका ही अध्ययन कर लो, उससे पता चल जाएगा कि अंदर क्या क्या भरा हुआ है। लेकिन उसे पूर्ण रूप से तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि पता नहीं लावा कहाँ कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, उससे पता नहीं चलता है। उसके अलावा दूसरा तरीका ये होता है कि बाहर से कभी कभी जो उल्कापिंड आते हैं वो पृथ्वी पर आ जाते हैं, उनका अध्ययन करके अनुमान लगा लो कि जैसे उल्कापिंड में रहा होगा सामान, ऐसा ही पृथ्वी में ही सामान होगा अंदर तक, लेकिन वो भी जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम रहा हो। तो उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी निकल के आती है, वो आती है भूकंपीय तरंगों को यानी सेस्मिक वेव को पृथ्वी के अंदर भेजो। उन तरंगों की कुछ विशेषताएं होती हैं और उससे उसके बारे में पता लगता है। एक बार हम पृथ्वी की कुछ विशेषताओं को रिवाइज करते हैं और भूकंपीय तरंगों को पृथ्वी के अंदर भेजते हैं। तो पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना होगी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल निभाएंगे वो घनत्व, तापमान और दाब। तापमान का मैंने बताया था 32 मीटर नीचे जाने पर जो तापमान जो होता है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह जो है उसका जो घनत्व होता है 2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है, और पृथ्वी का जो पूरा पूरा भाग है उसका जो घनत्व होता है वो 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो इस तरीके से हमें यह लग रहा है कि आंतरिक संरचना थोड़ी ज्यादा कठोर होगी या उसमें जो मोटे मोटे या हायर द्रव्यमान वाले पदार्थ होंगे। कुछ विशेषताएं देखते हैं, उसके बाद में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। परिक्रमण जो होता है 365 दिन में होता है, इससे 1 वर्ष बनता है। परिभ्रमण जो होता है वो 24 घंटे में होता है। मौसम परिवर्तन 23.5 डिग्री झुकाव होने के कारण 1 महीना जो बनता है वो चंद्रमा द्वारा परिक्रमा के कारण। उपसौर और अपसौर मैं आपको बता चुका हूं। उपसौर में जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम होती है 14.7 करोड़ होती है, और अपसौर में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी ज्यादा होती है 15.3 करोड़ होती है। बाकी औसत दूरी मैंने 15 करोड़ के आसपास में बताई थी। तो अब आती है मेन चीज जो आती है वो सिस्मिक तरंगे यानी भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे नॉर्मली 4 तरीके की होती हैं, PSLR, प्राइमरी, सेकेंडरी, एल एंड आर। अब हमें LR से कोई मतलब नहीं है, हमें इंपॉर्टेंट है जो प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में। देखो इन तरंगों की विशेषताएं होती हैं, ये जो तरंगें होती हैं स्पेशली इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे कि सेकेंडरी वेव है, ये जो होती है सॉलिड में और गैस में पास हो जाती है, लेकिन लिक्विड में ये पास नहीं हो पाती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम ऊपर से तरंगें भेजेंगे तो जहां जहां ठोस होगा वहां पे वो पास हो जाएंगी, जहां जहां गैस होगी वहां पे भी वो पास हो जाएंगी, लेकिन लिक्विड में वो पास नहीं हो पाएंगी। तो ये कौन सी तरंगों की विशेषता है? सेकेंडरी यानी द्वितीयक सिस्मिक यानी भूकंपीय तरंगों की विशेषता क्या हो गई? ये सॉलिड में और गैस में पास हो जाएंगी लेकिन लिक्विड में पास नहीं होंगी। दूसरी होती है प्राइमरी वेव यानी प्राथमिक वेव वाली जो है, वो जो होती हैं पास तो तीनों से हो जाएंगी, ठोस से भी पास हो जाएंगी, द्रव से भी पास हो जाएंगी, गैस से भी पास हो जाएंगी, लेकिन तीनों में उनकी गति अलग अलग होती है। ठोस में उनकी गति जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड में जो गति होती है वो उससे ठोस से थोड़ी सी कम होती है, और गैस में जो गति होती है वो सबसे कम होती है। तो अब इसमें हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले सेकेंडरी वेव जो मैंने बताया था, द्वितीय वेव जो है उन्हें पृथ्वी के अंदर भेजने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ से इस जगह से, मैंने इसका त्रिज्या आपको बता चुका हूँ 6400 किलोमीटर है पृथ्वी की त्रिज्या, ये आपको याद रखना है। हम यहाँ से इस जगह से यहाँ से सेकेंडरी वेव द्वितीयक वेवों को भेजने की कोशिश करते हैं। तो जब हम द्वितीयक वेव्स को भेजते हैं नीचे की साइड में, तो वो इस तरीके से जाती हैं, ये इधर की साइड में भी भेजी है हमने, इधर की साइड में जाती हैं, यहाँ तक जाती हैं, उसके बाद में वो तरंगें गायब हो जाती हैं। गायब होने के बाद में फिर यहाँ से निकलती हैं, उसके बाद में वो तरंगें वो डाइवर्ट हो जाती हैं और सीधा यहाँ से निकलती हैं इस तरीके से। और अगर सीधी भेजी जाती है तो यहाँ से बीच वाले क्षेत्र में गायब हो जाती है, नहीं जाती है, फिर नीचे की साइड में निकलती है और यहाँ निकल जाती है। तो इस तरीके से
पता चलता है कि अगर यहाँ पे ये तरंगें गायब हो रही हैं इस जगह पे, यहाँ पे इस जगह पे गायब हो रही है, तो यहाँ पे क्या रहा होगा, लिक्विड, क्योंकि लिक्विड में ये द्वितीयक तरंगें पास नहीं हो रही हैं, तो ये वाला पूरा क्षेत्र क्या रहा होगा, लिक्विड यानी द्रव जैसा कुछ रहा होगा, तभी तो वो द्वितीयक तरंगें पास नहीं हो रही हैं। यहाँ के पास हो रही है तो या तो ठोस रहा होगा या गैस रहा होगा, यहाँ के पास हो रही है तो या ठोस रहा होगा या गैस रहा होगा। गैस तो अपनी पृथ्वी के अंदर होती ही नहीं है, वायुमंडल ऊपर ही ऊपर है, तो निश्चित सी बात है ये वाला ठोस रहा होगा और ये वाला भी ठोस रहा होगा। यहाँ के पास नहीं हो रही है तो ये वाला द्रव रहा होगा। चलो ये सेकेंडरी से किया। अब उसके बाद हम यूज करते हैं प्राथमिक वेव यानी प्राइमरी वेव। अब प्राइमरी लिखते हैं। प्राइमरी जब भेजी जाती है तो उसमें मैंने स्पीड बताया था कि सॉलिड में स्पीड ज्यादा होती है, लिक्विड में कम होती है और गैस में बिल्कुल कम होती है। अब जब प्राइमरी वेव भेजी जाती है तो यहाँ से और यहाँ तक बहुत तेज जाती है, उसके बाद में उनकी स्पीड जो होती है वो धीमी हो जाती है, लेकिन जब बाद में यहाँ आ जाती है तो उसके बाद में बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, इसकी तुलना में भी तेज हो जाती है, फिर धीरे धीरे कम और उसके बाद में फिर तेज। इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे जो हिस्सा होगा वो क्या रहा होगा, ठोस, ये वाला हिस्सा क्या रहा होगा, द्रव, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी वेव की जो स्पीड है वो कम हो गई, और फिर यहाँ पे दोबारा से क्या रहा होगा, ठोस। तो इस तरीके से हम भूकंपीय तरंगों से अपनी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाते हैं, भूकंपीय तरंगों से। और दूसरा, ज्वालामुखी से जो पदार्थ बाहर निकल के आ रहा है, ज्वालामुखी से, भूकंपों से जो पदार्थ बाहर निकल के आ रहा है, तो उसका हम अध्ययन करेंगे कि यार नीचे से ही तो निकल के आ रहा है, तो इसमें ऐसे ऐसे पदार्थ हो सकते हैं। अब देखते हैं ओरिजिनली वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को कितने परतों में बांटा हुआ है और किस किस तरीके से बनाया हुआ है। आइए अब चलते हैं। ये मैंने यहाँ पे पृथ्वी बनाई हुई है, 2D में प्रत जैसा बनाया हुआ है। बाकी आप ध्यान रखना ये गोल गेंद के जैसी है, ग्लोब के जैसी है, ये याद रखना इस तरीके से। चलो ऐसे ध्यान नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ। प्याज का एग्जाम्पल ले लीजिए, ये प्याज है। यहाँ पे प्याज के कुछ छिलकों को ऊपर से छील देते हैं, 4-5 छिलकों को छील देते हैं तो एक परत निकल के आती है, उसे ऐसे ही पृथ्वी की ऊपर की एक परत को छील देते हैं तो वो परत होती है भूपर्पटी। उसका नाम क्या दिया हुआ है, पहली वाली परत ये वाली, इसका नाम दिया हुआ है भूपर्पटी। 3 परतों में बांट दिया पूरी पृथ्वी को वैज्ञानिकों ने, नॉर्मली 3 तरीकों से 3 परतों में बांट दिया। पहली का नाम दे दिया भूपर्पटी, इंग्लिश में बोलते हैं क्रस्ट। दूसरी का नाम दे दिया मेंटल, इंग्लिश में मेंटल ही बोलते हैं। और तीसरी का नाम दे दिया कोर, आंतरिक क्रोड, तो इसे इंग्लिश में भी कोर बोलते हैं, ठीक है, या केंद्रीय भाग बोलते हैं हिंदी में। तो ये जो पहली परत है इस तरीके से, ये आप देख रहे होंगे, ये वाली कौन सी है, पहली परत, इसका नाम क्या दिया है, भूपर्पटी, मैं बता रहा हूँ इसे। और जब मैंने उसमें जब तरंगे भेजी थी तब पता चला था कि ये पहली परत जो है इसकी अवस्था कैसी है, ये ठोस अवस्था में है, क्योंकि उसमें से जो तरंगें थी वो सेकेंडरी तरंगें पास हो रही थी, उसके नीचे वाले भाग में से पास नहीं हो रही थी। जबकि प्राइमरी वेव यानी प्राथमिक तरंगों का मैंने बताया था, सॉलिड में स्पीड ज्यादा होती है, लिक्विड में कम होती है और उसके बाद में गैस में और कम हो जाती है। तो शुरुआत में उसकी स्पीड ज्यादा थी तो पता चला कि ये वाला पूरा हिस्सा जो है अपना ठोस है, ठीक है। पहले का नाम क्या हुआ, भूपर्पटी। परपटी यानी पापड़ी, तो जब आप रोटी या खाना खाते हो तो रोटी का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे पापड़ी बोलते हैं। ऐसे अपनी पृथ्वी का ऊपर ऊपर का ये हिस्सा क्या वो नाम दे दिया इसका, परपटी यानी पापड़ी नाम दे दिया इसका। इंग्लिश में क्या बोल दिया इसे, क्रस्ट। उसके बाद में जब दूसरे वाले की बात आई तो दूसरा वाला जो था वो पूरा का पूरा इस तरीके से मेंटल यानी द्रव जैसा निकला। उसमें भी आगे आगे बात करेंगे, कुछ हिस्सा थोड़ा सा ठोस है, उसके बाद में कुछ हिस्सा द्रव है। ये द्रव जो है वो पूर्ण रूप से पानी जैसा नहीं है, पानी जैसा द्रव नहीं है, ये है गाढ़ा द्रव। कैसा, गाढ़ा द्रव। गाढ़ा द्रव क्या हुआ, आप शहद देखते हो, शहद गाढ़ा होता है, उसकी डेंसिटी हाई होती है। पारा देखते हो, पारा जो होता है हाई डेंसिटी वाला होता है। और एग्जाम्पल देख लीजिए, लावा जो होता है वो भी हाई डेंसिटी वाला होता है। तो नॉर्मली इस वाले पूरे क्षेत्र में मैग्मा यानी लावा भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, लावा या मैग्मा। तो ये दूसरा वाला जो हिस्सा हुआ इसका क्या नाम दे दिया हमने, मेंटल नाम दे दिया गया। देखो, और तीसरा वाला जो आता है वो तीसरे वाले का हमने नाम दिया हुआ है, तीसरा वाला जो है इस तरीके से, ये पूरा का पूरा ठोस है तीसरा वाला, और इसका हमने नाम दे दिया कोर। कोर है और ये ठोस है, तो ये आपको याद रखने हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के कुल कितने भाग हुए, 3 ही नॉर्मली आपको याद रखने हैं। बाकी डिटेल में थोड़ा सा इधर बताऊंगा, कुछ और इनके भी हिस्से होते हैं, लेकिन 3 याद रख लो वही काफी है। पहला हुआ भूपर्पटी, इंग्लिश में बोलेंगे क्रस्ट। दूसरा हुआ मेंटल, इंग्लिश में बोलेंगे मेंटल। तीसरा हुआ आंतरिक भाग जिसे कोर बोलेंगे। तो पहला भाग कैसा है, ठोस है। कैसा है, ठोस है। दूसरा भाग कैसा है, ये वाला गाढ़ा द्रव शहद के जैसा यानी लावा भरा हुआ उसमें। और तीसरा वाला कैसा है, कोर जो है वो बहुत ज्यादा ठोस है। तो ये इस तरीके से है। और इसमें क्या होता है कि कुछ वैज्ञानिकों ने इनकी खोज की तो इनके नाम कुछ एक नाम उनके आधार पर दे दिए गए। कंटिन्यूटी को जब तोड़ा जाता है तो उसे बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी, मतलब लगातार कुछ चल रहा है उसे तोड़ देते हैं। जैसे यहाँ से ये ठोस चल रहा है, ठोस के बाद में यहाँ पे द्रव आ गया
तो इसे बोल दिया डिसकंटिन्यूटी। तो उस वैज्ञानिक ने जिसे इसे खोजा था उसके नाम पे उसे नाम दे दिया गया। तो ये वाली जो डिसकंटिन्यूटी है ये वाली पूरी, तो इसका नाम दे दिया गया मोह विशिष्ट डिसकंटिन्यूटी, मोह विशिष्ट असंबद्धता, मोह विशिष्ट असंबद्धता। ये आप याद रख लेना, पूछ लिए जाते हैं, बाकी नहीं पूछना चाहिए, मूर्खतापूर्ण सवाल है ऐसे। तो ये नाम याद रखना। जब अपने भूप्रपट्टी से मेंडल की तरफ जाते हैं तो इसका नाम दे दिया मोह विशेष असंबद्धता। ऐसे ही जब अपन मेंटल से और कोर की तरफ जाते हैं तो उसका नाम दे दिया गया है गोटेनबर्ग बिसार्ड डिसकंटिन्यूटी। असंबद्धता है, द्रव से हम ठोस में जा रहे हैं, कंटिन्यूटी टूट रही है तो डिसकंटिन्यूटी हो गई। तो किस वैज्ञानिक ने खोज की है? गुटेनबर्ग और बिसार्ट ने, तो उनके नाम पे उसका नाम दे दिया गया गुटेनबर्ग बिसार्ट। तो मेंटल से अगर कोर में जाएंगे तो क्या हुआ? गुटेनबर्ग बिसार्ट नाम से डिसकंटिन्यूटी हुई। इनकी एक एक परत की विशेषता देख लेते हैं। भूपरपट्टी जो ऊपर ऊपर वाली पपड़ी है इसके बारे में इंग्लिश में क्रस्ट बोला जाता है। इसकी जो मोटाई होती है वो नॉर्मली 34 किलोमीटर होती है। 34 किलोमीटर यहाँ से लेके और यहाँ तक। अपने जितने भी महाद्वीप और महासागर मिलेंगे वो कहाँ पे मिलेंगे? निश्चित सी बात है भूपरपट्टी पर ही मिलेंगे। इसके बाद में यहाँ पे बेसाल्ट चट्टानें सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। इसका दूसरा नाम ये होता है सियाल। इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम सबसे ज्यादा पाया जाता है इस वाले क्षेत्र में, तो इसे सियाल नाम भी बोल देते हैं इस प्रॉपर्टी को। उसके बाद में ये वाला सियाल इसका नाम दे दिया। इसमें सबसे ज्यादा जो पाया जाता है ऑक्सीजन, उसके बाद में सिलिकॉन और एल्युमिनियम। ऑक्सीजन गैस है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम ठोस होते हैं, इसलिए सिलिकॉन और एल्युमिनियम के नाम पे ही सियाल इस परत का नाम रख दिया गया। ये ठोस है और इसकी जो घनत्व है वो, इसका जो घनत्व है 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये आप याद रख लेना, मुश्किल से आरएएस आईएएस वगैरह के एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता है ऐसा सवाल। बाकी रीट वगैरह और ऐसे पुलिस वगैरह में आजकल पूछ लिए जाते हैं, पर बेफालतू की बातें, नहीं पूछना चाहिए इन चीजों को, ठीक है। दूसरा नंबर है मेंटल। मेंटल ये वाला पूरा हिस्सा यहाँ से लेके और यहाँ तक। इसकी जो मोटाई है, इस वाले की 34 किलोमीटर बताई, इसकी जो मोटाई है वो 2900 किलोमीटर है। जबकि मैं पृथ्वी की यहाँ से लेके और यहाँ तक की त्रिज्या जो बता चुका हूँ वो 6400 किलोमीटर बता चुका हूँ। तो इसकी जो मोटाई है वो 2900 किलोमीटर है। इसमें मैग्मा यानी गाढ़ा द्रव बड़ा हुआ है, लावा के जैसा है, और इसका जो घनत्व हो गया 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। घनत्व हमेशा सेंटीमीटर क्यूब यानी घन क्यूब में निकाला जाता है। बाकी मैथ वाले लेक्चर्स वगैरह में आपको बताऊंगा। घनत्व आपने पढ़ा तो होगा लेकिन कभी इस चीजों पे ध्यान नहीं दिया होगा। घनत्व क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, घनत्व का मतलब, चलो वो बाद में देखेंगे। केंद्रीय भाग जो होता है कोर, कोर ये वाला हिस्सा, इसे नीफे होता है। इस वाले में सीमा होता है, दूसरे वाले में याद रखना सियाल और मैग्नीशियम ज्यादा मिलता है, और ये गाढ़ा द्रव के जैसा होता है। तीसरा वाला बात करता हूं मैं। केंद्रीय भाग जो है जैसे कोर बोला है, इसमें निकिल और फेरस सबसे ज्यादा होते हैं, और इसका जो घनत्व होता है 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है, और ये ठोस होता है। बाकी पृथ्वी की त्रिज्या मैं आपको 6400 किलोमीटर बता चुका हूँ, थोड़ा सा कम है पर 6400 किलोमीटर याद रख लेना है। ऐसे तो 6370 किलोमीटर है, और इसमें 32 मीटर नीचे जाने पर, अंदर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो बढ़ जाता है। देखो ये जो मैं बता रहा हूं ये 100% ट्रुथ नहीं है। आज के साइंस के हिसाब से जो फिट बैठ रहा है वही मैं बता रहा हूं। आगे आने वाले समय पे ये सब कुछ बदलेगा, नहीं जो है वो बदलेंगी आगे आने वाले समय पे। जैसे जैसे साइंस चेंज होगा उनके बारे में जानकारी होती जाएंगी। अभी तो हम अंदर थोड़ी गए हैं, अभी तक पूरी पृथ्वी पर 5 किलोमीटर से ज्यादा गहरा गड्ढा नहीं हो पाया है। समुद्र में जो गहराई है 11 किलोमीटर की, आपने कहीं सुना हो तो मेरियाना ट्रेंच जो है उसकी गहराई जो है 10,994 मीटर है, यानी 11 किलोमीटर के आसपास। उस गहराई की नीचाई तक नहीं पहुंच पाया अभी। उस मेरियाना ट्रेंच में नीचे वाले पॉइंट तक कोई नहीं पहुंच पाया अभी तक, क्योंकि वहां पे पानी का दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये अपनी तरंगों के आधार पे, पदार्थ निकल रहे हैं उस आधार पे पूरी थ्योरी बनाई है। हो सकता है आगे आने वाले समय पे कोई ऐसे खोदने वाली कोई ऐसी मशीन वगैरह बना ली जाए जो गहराई तक खोदा जा सके और पूर्ण रूप से अध्ययन किया जा सके, तो ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन आज के हिसाब से ये सबसे बेस्ट है, और मैं आपको वो सब कुछ पढ़ा रहा हूँ। तो ये मैंने ऊपर ऊपर से मोटे मोटे तौर पे आपको दिखा दिया ये किस तरीके से होता है। अब थोड़ा सा उसमें गहराई में चलते हैं। गहराई में चलने का मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ से इस जगह से, इसका जो केंद्र है इस जगह से इस तरीके से ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा मैं काट लेता हूँ। तरबूज में जब आप बोलते हैं कि चेक करा दीजिए थोड़ा सा तरबूज, तो वो जो तरबूज काटने वाला होता है वो उसमें छेवा लगा के उसमें से थोड़ा सा हिस्सा निकाल देता है। तो मैंने ये हिस्सा इस तरीके से यहाँ पे निकाल दिया है। तो मैंने आपको बताया था ऊपर ही ऊपर वाला जो क्षेत्र है इसे बोला जाता है क्रस्ट, इसे बोला जाता है भूपरपट्टी या क्रस्ट। जितने भी महाद्वीप और महासागर होंगे वो कहाँ पे मिलेंगे? इस क्रस्ट पे मिलेंगे। इसकी मोटाई जो बताई थी मैंने
34 किलोमीटर बताई थी, फिक्स नहीं है, कहीं पे 30 किलोमीटर हो जाती है, कहीं पे 25 किलोमीटर। समुद्र वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे तो इसकी मोटाई करीब 10 किलोमीटर के आसपास रहती है। जहाँ पहाड़ है वहाँ पे 50-50 किलोमीटर भी हो जाती है। हिमालय वाले क्षेत्र में तो 70-80 किलोमीटर है, लेकिन फिर भी एवरेज जो निकल के आता है वो 34 किलोमीटर के आसपास में आता है। तो पहली वाली कैसी रही, भूपरपटी उसका नाम है, इंग्लिश में क्रस्ट बोलते हैं। उसका जो अवस्था है वो कैसी है, ठोस है, वो अपनी तरंगों से हमें पता चल चुका है। और बाकी ऊपर वाली तो हम जानते ही हैं वो ठोस ही रही होगी, क्योंकि हम ऊपर ठोस पे ही रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आती है मेंटल। ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से लेके और यहाँ तक का ये वाला हिस्सा, जो दूसरी वाली परत मैंने बताई थी, उसका नाम दिया था मेंटल। और उसमें क्या बताया था मैंने, सिलिकॉन और मैग्नीशियम भरा हुआ है। पहली वाली में मैंने बताया था सिलिकॉन और एल्युमिनियम भरा हुआ है। ठीक है, तो मेंटल को हमने और गहराई से अध्ययन करने पे दो भागों में बांट दिया। दो भाग दे दिए, एक ऊपरी मेंटल और दूसरा हो गया लोअर मेंटल। ये हुआ लोअर मेंटल, यानी ऊपरी मेंटल यानी ऊपर की मेंटल, और नीचे वाला निचली मेंटल। ऊपर वाला ये हिस्सा और ये वाला हिस्सा। ऊपरी मेंटल जो होता है उसकी मोटाई ज्यादा नहीं होती है, करीब करीब 200 किलोमीटर के आसपास होती है। ठीक है, और इस पूरे वाले की यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो मोटाई जो होती है वो 2900 किलोमीटर होती है। ये याद रख लेना, याद हो जाए तो, बाकी इतना डाटा कौन याद करेगा। तो ये 200 किलोमीटर वाला ये वाला जो क्षेत्र है और ये वाला जो क्षेत्र है, ये थोड़ा सा ऊपरी मेंटल होता है, वो गाढ़े से गाढ़ा द्रव होता है, यानी थोड़ा सा ठोस अवस्था में मिलता है। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के यहाँ से यहाँ तक का ये बोला जाता है लिथोस्फीयर। क्या बोला जाएगा, लिथोस्फीयर। लिथो का मतलब होता है पत्थर के जैसा, लिथ यानी पत्थर, इंग्लिश में लिथ का मतलब होता है पत्थर। और इस ऊपरी मेंटल का दूसरा नाम है एस्टेनोस्फीयर, यानी कमजोर पत्थर या कमजोर क्षेत्र। एस्टिनो का मतलब होता है थोड़ा सा कमजोर वाला क्षेत्र। इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर से मिलके बहुत सारी प्लेटें बनती हैं। ये प्लेट वाला आप याद रख लेना, आगे आने वाले लेक्चर्स में बहुत ज्यादा काम आएगा। इस तरीके से ये अपना ऊपर ऊपर वाला ऊपरी मेंटल और क्रस्ट, इन दोनों को मिला के क्या बन गया, लिथोस्फीयर बन गया है। ये ऊपर ऊपर वाला क्या बन गया, लिथोस्फीयर। 200 किलोमीटर और ये वाली 34 किलोमीटर या 34 किलोमीटर, तो 234 किलोमीटर की मोटाई की एक परत बन जाती है, जिसे बोला जा रहा है लिथोस्फीयर। और ये जो है निचली मेंटल, इसका जो द्रव कैसा है, वो अवस्थिति कैसी है, गाढ़ा द्रव, यानी ये शहद के जैसा है। तो नीचे वाला जो क्षेत्र होगा वो शहद के जैसा है। तो लिथोस्फीयर में अलग अलग प्लेटें बनी हुई हैं, वो किस पे तैर रही हैं, शहद पे यानी लावा पे तैर रही हैं। याद रखना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले लेक्चर्स में इंपॉर्टेंट हो जाएगा, दोबारा से समझा दूंगा तब। याद रखना, लोअर मेंटल में मैग्मा या ऐसे निचली मेंटल बोलते हैं, गाढ़ा द्रव होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक की मोटाई कितनी हुई, 2900 किलोमीटर। उसके बाद हम तीसरा वाला पार्ट जो बात करते हैं उसे बोलते हैं कोर। कोर को भी हमने दो भागों में बांट दिया, एक हुआ ऊपरी कोर और दूसरा हुआ आंतरिक कोर। ठीक है, इसकी कुल जो मोटाई करीब हो जाएगी 3500 किलोमीटर के आसपास में। आप अनुमान लगा लीजिए 2900 किलोमीटर ये, और कुल जो त्रिज्या है वो 6400 बताई है मैंने, और 2900 और 34 तो वो जोड़ दीजिए, तो करीब करीब 2900 घटाइए और 34 घटाइए, तो करीब करीब जो आएगा अपना 3500 किलोमीटर के आसपास में आ जाएगा। तो ये जो मोटाई हो गई वो 3500 किलोमीटर के आसपास में हो जाएगी। नीचे की साइड में जाने पर जो है घनत्व बढ़ता जाता है। जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी शुरुआत में, जब आग का गोला थी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, उस समय ये प्रोसेस चलती रही थी। घूमने के कारण जो ऐसा होता है कि जो ठोस भाग होता है या जिसका द्रव्यमान ज्यादा होता है, वजन ज्यादा होता है, वो केंद्र की तरफ चलते जाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हो आप। जब भी किसी बाल्टी में आप मिट्टी डालो और उस पानी को, बाल्टी के पानी को आप घुमाइए, घुमाने के बाद में वो जो मिट्टी है वो उसके सेंटर में यानी केंद्र में जम जाएगी। तो ऐसा ही हुआ था, पृथ्वी घूम रही थी तो जो हल्के हल्के पदार्थ थे वो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आ गए थे, और जो भारी से पदार्थ थे वो पृथ्वी के अंदर चलते गए थे आंतरिक भाग में। तो ये नीचे वाला जो हिस्सा है वो ठोस बन गया, और इस पे दबाव भी ज्यादा होता है क्योंकि ऊपर से वजन आ रहा है, तो दबाव ज्यादा है, दबाव होने के कारण भी ये ठोस है। बाकी तापमान जैसे जैसे नीचे जाएंगे वो वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। यहाँ पे जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। जैसे कि मैंने बताया था सूर्य की सतह पे तापमान भी कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। तो निचली मेंटल है उसमें तापमान जो है 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास में है। तो इस तरीके से मैंने आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सब कुछ बता दिया है। एक बार हम एक एनिमेशन देख लेते हैं 2-4 मिनट का, और उसके बाद में फिर से इस सारी चीज को मैं रिवाइज करा देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं ये अपनी पृथ्वी है, भारत भी आपको दिख रहा होगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है। तो पृथ्वी की त्रिज्या जो बताई थी मैंने वो 6400 किलोमीटर बताई थी, और हमने बात की थी उसकी आंतरिक संरचना को हमने देखना है। तो आंतरिक संरचना को देखने के लिए हम केक का एग्जाम्पल लेते हैं।
केक में बहुत सारी परतें होती हैं, जैसे कि ये आप केक देख सकते हैं, ऊपर वाली परत, दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत। इन सभी परतों की स्पेशल विशेषताएं होती हैं और इनकी कुछ कुछ स्पेशल गुण होते हैं। जैसे ही इसमें होता है केक में, सेम टू सेम अपनी पृथ्वी के अंदर होता है। अलग अलग परतें बनी हुई हैं, उन परतों की अलग अलग विशेषताएं हैं। अंदर जाने पे हमें पता चलता है। जैसे कि मैंने बताया था, पहली जो परत है उसका नाम है क्रस्ट। क्रस्ट यानी भूपर्वटी। उसकी मोटाई जो मैंने बताई थी 34 किलोमीटर बताई थी, अगर मील में बोलें तो 20 मील के आसपास में होती है। क्रस्ट जो होता है वो ठोस होता है। जितने भी महाद्वीप और महासागर जो होते हैं वो अपने क्रस्ट पर ही मिलेंगे। क्रस्ट से नीचे जाएंगे तो मैंने बताया था मेंटल होता है, लेकिन मेंटल के भी मैंने दो भाग बता दिए थे। एक होता है ऊपरी मेंटल और एक होता है निचला मेंटल। जो ऊपरी मेंटल होता है और क्रस्ट होता है, इन दोनों को मिला के बन जाता है लिथोस्फीयर। इसे आप अंडे के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। अंडे का ऊपर ऊपर एक परपट्टी होती है, उसके बाद में उसमें प्रोटीन वाला हिस्सा होता है और नीचे नीचे उसमें फैट वाला हिस्सा होता है। इस तरीके से पृथ्वी के तीन भाग हो गए। पहला हुआ अपना क्रस्ट, दूसरा हुआ मेंटल और तीसरा हुआ कोर। मेंटल का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, मैंने बताया था, जो निचला मेंटल बोला जाता है, वो द्रव के जैसा होता है, यानी गाढ़ा द्रव होता है। तो ये ऊपर वाला परत उस पे तैरता रहता है, यानी लिथोस्फीयर उस गाढ़े द्रव पे तैरता रहता है। ये आगे आने वाले जो अपने टॉपिक है उनमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जब मैं बताऊंगा कि ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और ये भूकंप क्यों आते हैं, तो उस समय आपकी समझ में आ जाएगा सारी सारी चीजें। अब हम तीसरी परत की तरफ चलने वाले हैं। दूसरी जो परत है मेंटल, उसमें एक तरंगें चलती रहती हैं। ये संवहनीय तरंगें होती हैं, इनके कारण ये अपने भूकंप वगैरह और ये प्लेटें अलग होती हैं। अब तीसरी परत पर आ गए हैं। तीसरी परत का नाम मैंने बताया था कोर। मैंने बताया था कि ये ठोस होती है, लेकिन इसके भी मैंने दो भाग बताए थे। एक भाग बताया था ऊपरी कोर, एक भाग बताया था आंतरिक कोर। ऊपरी कोर का जो तरीका मैंने बताया था इन सारी चीज़ों को नापने का, वो मैंने बताया था सिस्मिक वेव अंदर भेज के नाप सकते हैं, और सिस्मिक वेव में प्राइमरी और सेकेंडरी वेव। और दूसरा तरीका बताया था ज्वालामुखियों से निकलने वाला जो लावा होता है उसका हम अध्ययन करें। तो इस तरीके से हमने एक एनिमेशन से ये सब कुछ समझ लिया है। ठीक है, तो अभी आपने एनिमेशन देख लिया है, सारी चीजें आपकी समझ में आ ही गई होंगी। अब मैं एक बार से इन सभी चीजों को रिवाइज करा देता हूँ। जैसा कि मैंने बोला था कि पृथ्वी जो है वो 3D में गोल है। गोल पूर्ण रूप से गोल गेंद के जैसी नहीं है, थोड़ा सा नारंगी जैसी, यानी थोड़ी सी चपटी है। पृथ्वी की त्रिज्या मैंने बताई थी 6400 किलोमीटर। याद 6400 किलोमीटर ही रखना, और एक्स्ट्रा अगर याद करना चाहो, ज्यादा रट्टाफिकेशन की अगर टेक्निक्स हैं आप में, तो 1370 किलोमीटर याद रख लेना। तो ये पृथ्वी जो नारंगी की जैसी है, यहाँ पे थोड़ी सी इसकी जो त्रिज्या है वो बढ़ जाती है, और ऊपर जाने पे थोड़ी सी घट जाती है, क्योंकि चपटी हो गई उस तरीके से। ये अपना पूरा मैंने महाद्वीप बनाए हुए हैं। इसमें से 71% भाग पे जल है, 29% भाग पे स्थल है। पृथ्वी के चारों तरफ यहाँ चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी कैसे बनी? सूर्य से टूट के अलग हो गई। अलग होने के बाद में वहां पे आग का गोला थी, धीरे धीरे बादल बने, बारिश हुई तो ठंडी होती गई। घूम रही है, तो उसके जो हल्के पदार्थ थे वो पृथ्वी की ऊपरी सतह पे आ गए, और भारी पदार्थ थे जो पृथ्वी के केंद्र में चले गए, जो कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था बाल्टी वाला घुमाने वाला, तो उससे आपको समझ में आ गया होगा। चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहता है, उससे अपने क्या बनते हैं? एक महीना बनता है। पृथ्वी अपनी दूरी पे घूमती है, उससे अपना दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उससे क्या बनता है? एक वर्ष बनता है। पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, उससे क्या बन रहा है? अपना मौसम बन रहे हैं, उससे अपनी ऋतुएं बन रही हैं। तो इसके बारे में पृथ्वी कैसे बनी, इसमें एक एमोल्यून कांत थे, उनका कोई नाम याद नहीं रखना है, आप बस इतना याद रखना, लाप्लास नाम के वैज्ञानिक ने एक नेबुलर नाम से एक थ्योरी दी थी, वो आप याद रख लेना। बाकी प्री के एग्जाम में कभी भी इन चीजों को नहीं पूछा जाता है कि पृथ्वी कैसे बनी। मेंस के एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता है। मेंस में पूछा जाएगा तो आईएएस में जिसकी ज्योग्राफी ऑप्शनल हो उससे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सिद्धांत पूर्ण रूप से सही नहीं है, पूर्ण रूप से साइंस पे फिट नहीं बैठते हैं, तो इन्हें नहीं पूछा जाना चाहिए। उनके लिए पूछा जा सकता है जो एमए कर रहे हो, बीए कर रहे हो, उनमें तो फिर रटने वाली बातें होती है, तो उनसे पूछा जा सकता है। बाकी किसी भी एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि ये पृथ्वी का ओरिजिन का सिद्धांत किसका सही है। ठीक है, उसके बाद में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलना है तो घनत्व जान लो, तापमान जान लो और दाब जान लो, उससे ही पूरी पृथ्वी का आंतरिक संरचना का पता चल जाएगा। अंदर जाने पे 32 मीटर, नीचे जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है, तो अंदर जाने पे तापमान और ज्यादा बढ़ता जाएगा। और पृथ्वी के केंद्र में जो भाग होता है, केंद्र भाग जो होता है, उसमें तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में एक नाम और याद रखना, एडवर्ड स्विस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को इन 3 भागों में बांटा था, सियाल, सीमा और निपे। बाकी हमने बाद में जो बात की उसमें भी यही कहा था। ये इंपॉर्टेंट नाम बताए थे मैंने, पाइथागोरस जो था सबसे पहले, अरस्तु भी बताया था, लेकिन आपको नाम किसका याद रखना है? कोपरनिकस का। कोपरनिकस का अगर पूछ लिया जाए कि सबसे पहले अगर सौरमंडल का नाम किसने दिया,
तो पाइथागोरस। इसमें भी संशय है, कुछ बोलते हैं अरस्तु, बाकी अरस्तु से पहले पाइथागोरस पैदा हुए थे, तो मेरे हिसाब से पाइथागोरस ही मानना चाहिए। पाइथागोरस जो है 600 बीसी के आसपास में पैदा हुए थे, अरस्तु 300 बीसी के आसपास में पैदा हुए थे। अरस्तु जो थे अपने सिकंदर के समकालीन थे, तो 300 बीसी के आसपास में पैदा हुए थे। ठीक है, इधर मैंने आंतरिक संरचना बताई थी 3 भागों में, प्याज का एग्जांपल दिया था। प्याज की अगर 3-4 परतों को, ऊपर वाली परतों को छील लो तो उसके बाद में वो निकल के आती है भूपर्पटी। उसके बाद में जो भाग आता है वो होता है मेंटल, और अंदरूनी जो बीच में बच जाती है मेंगी जैसी कुछ प्याज के अंदर, तो उसे आप कोर का नाम दे सकते हो। ठीक है, तो भूपर्पटी, मेंटल और केंद्रीय भाग, ये 3 भाग हुए थे। भूपर्पटी जो है ऊपर ऊपर वाली, इसकी मोटाई जो है 34 किलोमीटर है। बेसाल्ट चट्टान सबसे ज्यादा है। सिलिकॉन और एल्युमिनियम, इस पे जो सबसे ज्यादा पदार्थ मिलेंगे वो O2 एक गैस है, ऑक्सीजन, और सिलिकॉन और एल्युमिनियम, इसलिए इसे Cl नाम दे दिया गया। उसके अलावा ये ठोस है और इसका जो घनत्व है 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद हम चले गए थे मेंटल पे, लेकिन एक चीज बीच में बताई थी कि यहाँ से असंबद्धता होती है, तो जिस वैज्ञानिक ने खोजा उसके नाम पे मोहोबेसिस इसका नाम रख दिया गया। बाकी मेंटल के बारे में 2900 किलोमीटर इसकी मोटाई होती है यहाँ से यहाँ तक। इसमें मैग्मा यानी गाढ़ा द्रव भरा हुआ है, लावा होता है, और इसका जो घनत्व है 5.5 सेंटीमीटर क्यूब। यानी अंदर जैसे जैसे जाते जा रहे हैं घनत्व बढ़ता जा रहा है, यानी भीतर की साइड में मोटे मोटे पदार्थ हैं जिनका द्रव्यमान या वजन ज्यादा है, ऊपर की साइड में हल्के हल्के पदार्थ हैं। उसके बाद जब तीसरे नंबर पे जाते हैं वो आता है कोर। कोर का जो मैंने बताया था वो ठोस होता है, और इसमें निकल और फेरस सबसे ज्यादा होता है, और इसका जो द्रव्यमान घनत्व होता है 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठोस होता है। इस तरीके से हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। अगले आने वाले लेक्चर्स में हम अक्षांश और देशांतर देखेंगे, और इससे पहले अगर इसका पार्ट 2 मैं बनाता हूं तो उसमें मैं पुरानी ईयर्स में पृथ्वी की आंतरिक संरचना पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस कर लूंगा। शायद कोई पॉइंट छूट गया हो मुझसे, तो उसमें ये सारे सारे डिस्कस हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको संपूर्ण रूप से पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझ में आ गई होगी। तो राम राम सा, धन्यवाद।